नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 23,300 के नीचे फिसलने के बाद निफ्टी में रिकवरी का मूड, निचले स्तरों से 125 पॉइंट सुधर कर निफ्टी 23,350 के पार निकला। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों सुधार, मिड कैप और स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्टजीपीटी पड़े सटीक नतीजों के बाद 5% चढ़कर हीरो ऑफ द डे बना डिक्सन टेक। साथ ही हिंद जिंक में भी करीब 4% से ज्यादा का उछाल, लेकिन फीकी नतीजों से 3% फिसला टाटा पावर। वहीं स्पॉटलाइट वोडाफोन करीब 2% मजबूत। उधर मजबूत चार्ट्स के दम पर अजंता फार्मा में तेजी और मेक और ब्रेक शेयर एसबीआई में सुस्ती कायम। सरकारी बैंक्स और ऑटो शेयरों में आज दबाव, करीब 1% फिसले दोनों इंडेक्स। ऑटोज में 1 से 3% फिसले महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और आयशर मोटर। साथ ही रियल्टी और आईटी में भी दबाव। वहीं मेटल्स, डिफेंस और कैपिटल मार्केट शेयरों में आज रौनक। सोने और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ज्वेलरी शेयरों में तेज गिरावट, 5% ज्यादा गिरकर गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना कल्याण ज्वेलर्स। 3 दिनों में करीब 20% फिसला शेयर। साथ ही थंगम ऑयल, स्काई गोल्ड भी करीब 4 से 5% फिसले। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में रौनक कायम, 2% चढ़े मुथूट और फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस। अच्छे नतीजों के बाद बर्जर पेंट्स में करीब 7% का उछाल। चौथे तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 28% का उछाल। साथ ही टेक्स मैको रेल भी करीब 12% भागा, लेकिन रिजल्ट के बाद 5 से 6% टूटे टोरेंट पावर और कोहेंस लाइफ। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस शो में वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा, आशीष बहेती, रचना वैद्य बने हुए हैं। रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। नतीजों पर बात करेंगे क्लीन मैक्स के एमडी और फाउंडर कुलदीप जैन से, और मार्केट आउटलुक पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा होंगी। टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल होंगे, और आशीष से जानेंगे कि पावर शेयरों में गिरावट क्यों है। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट पर, और निफ्टी में एक वॉलेटिलिटी है। हम पहले ठीक ठाक शुरुआत के बाद नीचे आए, 23,260 तक आए, 23,500 का रिजेक्शन मिला, 23,250 तक आए, जहां से रिकवरी आई। और यही एक वो जो दायरे थे जिसकी आज सुबह हम बात कर रहे थे, बाय और सेल जोन की, 23,550 के बीच में शॉर्ट करें और 23,250 के करीब बाय करें। मोर और लेस मार्केट ने उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में लेकिन काफ़ी अलग अलग तरफ से अच्छे मूव्स हैं दोनों तरफ। कल्याण ज्वेलर्स अभी भी करीब 5% नीचे है, टाटा पावर 4% नीचे, आयशर मोटर्स 4.25% नीचे, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक यहाँ पर भी गिरावट है। लेकिन तेज़ी में डिक्सन टेक आज का हीरो ऑफ द डे, 5% के करीब यहाँ पर रैली है। हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर, ये भी स्टॉक है। कल भी ये बिग स्टॉक्स में था, आज भी बिग स्टॉक्स में था। इसके अलावा एशियन पेंट्स, वेदांता और निपॉन लाइफ, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आप थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं। फिर जी, ये था अब तक के बाजार का। अगर आप देखें तो हाल थोड़ा सा अपने एक छोटी सी समरी को समझा। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। प्रकाश का बसर, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और रुचित जैन और रचना वैद्य फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, 2 स्टॉक्स में एक बाय एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। बाय साइड में एम्बर एंटरप्राइजेज में खरीदारी की सलाह है। हमने एक अच्छा अपट्रेंड रिसेंटली स्टॉक में देखा है। मार्केट के साथ साथ पिछले 2 दिनों में एक पुलबैक मूव आया है, बट पुलबैक में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट के आसपास है। तो करंट लेवल्स पे एम्बर में खरीदारी की सलाह है। 8100 के स्टॉप लॉस रख के और 8550 तक के पुलबैक अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा इन्फो एज में। आईटी एज अ स्पेस हम अंडर परफॉर्मेंस देख ही रहे, सो एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर वहां पे कंटिन्यू हो रहा है। और इन्फो एज में प्रीवियस स्विंग लो जो बने थे वो लो अभी ब्रीच हुए हैं। सो ये क्लियर नो साइंस है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे इन्फो एज के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 954 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें 900 के टारगेट्स के लिए। ओके, रचना जी बताइए, आपकी 2 ट्रेड है समय की। जी, मेरी पहली ट्रेड रहेगी डिविस लैब में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे 6720 का एसएल लगा के। अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 6850, 6850 तक का रहेगा फॉर 2 to 3 डेज ऑफ टाइम फ्रेम। एंड दूसरा रहेगा भारत फोर्ज, जिसको अगेन हम फ्यूचर्स पे लॉन्ग करेंगे। इसको इंट्राडे के हिसाब से लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1935, और अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1965 एंड 73।
ओके, भारत फौज 1944 पे आपका ये लॉन्ग कॉल है। भारत फौज ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आगे ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से पूरे के पूरे गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में मोमेंटम बन रहा है, हमें लग रहा है इसे मुथूट के थ्रू चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 3380, 3380 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 3500 और 3570, 3570 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है बीडीएल। डिफेंस में भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है और यहाँ पे इसे बीडीएल के थ्रू चेज किया जा सकता है। 1340 का यहाँ पे बीडीएल में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे तो 1400 और 1440 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय के। मेरा रहेगा एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग रहेगा अडानी पोर्ट्स, 1725 के आसपास ट्रेड कर रहा है अडानी पोर्ट्स। स्टॉप लगाएंगे 1710 का, मतलब 15 रुपए का। टारगेट रहेगा 1750। रीजनेबल स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है LTIM। वीकनेस तो है यहाँ पर, ट्रेड कर रहा है 4114 पर। स्टॉप लगाएंगे करीब 4150 का एंड डाउनसाइड तो मे बी अराउंड 4050 का पॉसिबिलिटी है स्लाइड होने की संभावना। LTIM। ओके, LTIM। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट से। हमारे साथ क्लीन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशंस के मैनेजमेंट जुड़े हैं क्योंकि इनके नंबर्स आए चौथी तिमाही में। मुनाफा 100% 65% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू में 25% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है। हमारे साथ अब बात करने के लिए MD और फाउंडर कुलदीप जैन मौजूद हैं। हमने इनसे लास्ट बात की थी जब IPO में इनका IPO आया था रिसेंटली। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं आपके और लगातार हमने बात भी की थी। बस एक चीज़ है कि ऑब्वियसली वो जो एक EBITDA मार्जिन था 69% का, वो शायद सस्टेनेबल 68-69% का ना हो। 63% अपने आप में बुरा नहीं है, मतलब वो, लेकिन 68 से थोड़ा नीचे आया। पहले तो इस पे बात हो जाए कि इसकी क्या ट्रेजेक्टरी होगी मार्जिन की और EBITDA नंबर की FY 27 के लिए। सर, मार्जिन में ना हमारे दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक तो जब हम रिन्यूएबल एनर्जी बेचते हैं उसमें EBITDA मार्जिन बढ़ी है फ्रॉम 81% टू 83%। और दूसरा है जब हम प्लांट्स बेचते हैं उसमें मार्जिन पिछले साल 14% थी, इस साल बढ़ के 20% हुई है। लेकिन अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो अगर किसी क्वार्टर में या किसी साल में अगर थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज यानी कि प्लांट्स बेचने के धंधे ने ज़्यादा ग्रोथ कर ली तो मार्जिन थोड़ी कम लगेगी, लेकिन ये दोनों सेगमेंट के अलग मार्जिन है। ओके। तो और दोनों सेगमेंट की मार्जिन बढ़ी है। ठीक है, दोनों सेगमेंट की मार्जिन बढ़ी है। अच्छा, ये आपका कैपेसिटी को लेकर क्या टारगेट है? इस समय आपकी कितनी कैपेसिटी है और FY 27 में कोई और कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं क्या आप? जी सर, तो आज के दिन में 3100 मेगावाट हमारा कैपेसिटी का आंकड़ा है और पिछले साल 1400 मेगावाट नई कैपेसिटी लगाई, यानी कि इस साल की शुरुआत में 1700 मेगावाट था, 1400 मेगावाट लगा, तो 3100 मेगावाट पिछले साल के अंत में यानी कि इस साल की शुरुआत में है। हमारा गाइडेंस ये है कि कम से कम हम लोग 1500 मेगावाट और कैपेसिटी लगाएंगे इस साल, कम से कम 1500 मेगावाट। तो 3100 विल बी एटलीस्ट 4600। ठीक है वीरू। जी हम। अच्छा कुलदीप जी, मैं आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो उसको दिख रहा था, उसमें डेटा और AI सेगमेंट का एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था उस वक्त भी जब आप IPO के वक्त आए थे यहाँ पे। दैट्स सिग्निफिकेंट वन, 42%। आगे जाके आप इसका कंट्रीब्यूशन कितना और बढ़ता देख रहे हैं और FY 27 के लिए आउटलुक क्या आपका? सर, ये पिछले 2 साल में देखेंगे तो डेटा एंड AI का कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ के 42% हो गया, 14% टू 42%। यानी कि वॉल्यूम वाइज देखें मेगावाट में तो लगभग 250 मेगावाट से बढ़कर लगभग 2500 मेगावाट हो गया 2 साल में। हाँ, तो ये नंबर 12-18 महीने से टोटल 42% ही रहा है। और इसमें देखो बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। और ये डेटा एंड AI में भी 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ग्लोबल बिग टेक हैं जैसे गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, मेटा वगैरह, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे साथ। पिछले हफ्ते एक एप्पल के साथ एक जॉइंट वेंचर भी अनाउंस हुआ जिसमें हमारा स्टेक 51% है, एप्पल का 49% है। एप्पल 100 करोड़ इक्विटी डाल रहा है उसके लिए। और जो भारतवर्ष में जो बड़े बड़े डेटा सेंटर कंपनीज़ हैं
जैसे NTT, STT, Equinix, डिजिटल रियलिटी, L&T डेटा एंड सो ऑन, उन सब के डेटा सेंटर्स के लिए बिजली सप्लाई करना। सो बहुत विशाल कंट्रीब्यूशन है इसका और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो सोलर पैनल सप्लाई चेन जो होती है जिसके लिए आप काफ़ी हद तक निर्भर हैं चाइना पर, अब ट्रेड वॉर है ना, टैरिफ्स, इस बीच में ये सप्लाई कितनी हॉल्ट हुई है और इससे क्या एग्जैक्टली जो आपकी प्रोजेक्ट की टाइमिंग होती है और कॉस्ट फैक्टर जो होता है उस पर कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? सर मटेरियल सब मिल रहा है, चाहे सोलार पैनल्स हो, केबल्स हो, बाकी इक्विपमेंट हो, तो हमने प्रोजेक्ट लगाने में कोई देरी इसकी वजह से नहीं देखी है। हालांकि तेल के भाव बढ़ जाने से, पेट्रोल केमिकल्स के भाव बढ़ जाने थे, मटेरियल्स के भाव बढ़ जाने से थोड़ी सी इन्फ्लेशन इन कैपिटल गुड्स भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और ये थोड़ा बहुत अगले साल रहेगा। जो द ईयर विच हैज़ फिनिश, पिछले साल हमने जो प्रोजेक्ट्स लगाए 1400 मेगावाट लगाया होगा, लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किया होगा, उसमें इंकर्ड कॉस्ट वाज ओनली 97% ऑफ बजटेड कॉस्ट, यानी कि 3% हमारा सेविंग हुआ है वो प्रोजेक्ट्स लगाने में। तो हालांकि अभी तक तो वैसा कुछ विशेष कॉस्ट वाइज इम्पैक्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही मटेरियल अवेलेबिलिटी में इम्पैक्ट दिखाई दे रही है, और पूरा डोमेस्टिक का डोमेस्टिक सप्लाई चेन है। और बढ़िया चीज़ ये है कि अब जब आप रिन्यूएबल पावर बनाते हैं तो 93% ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस है, क्योंकि सूर्यदेव और वायुदेव आपसे पैसे नहीं ले रहे बिजली बनाने के लिए, राइट। सो ये एक इन्फ्लेशनरी प्रोटेक्शन चीज़ है। चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल, इस समय आपकी डेट की क्या सिचुएशन है और आगे जाते हुए उस पर क्या आउटलुक है? सर लगभग हमारा नेट डेट टू एबिडा रेशियो लगभग 5 गुना रहता है। तो जैसे और प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं और डेट आता जाता है फॉर दैट प्रोजेक्ट्स। ओके, 5x जी, कंफर्टेबल है आप? विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड विद द इंडस्ट्री। IPO के वक्त भी हमने यही बोला था, ये नंबर 5x था, है और रहेगा, लगभग है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ऑल द बेस्ट आपको FY27 और बियॉन्ड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी है लोअर लेवल से, और आज अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और MD देवीना मेहरा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि बाजार में इस समय उनकी क्या रणनीति है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। आई नो कि आपकी जो स्टाइल है वो ज़्यादा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, इस समय मार्केट का जो मैक्रो रिस्क है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल लगातार 100 के ऊपर बना हुआ है, डॉलर रुपी 96 के करीब आ गया है, और अब प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी थोड़ा कंजम्पशन कट करने की, गोल्ड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। ये ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट भारत के लिए कैसा लग रहा है इस समय? गुड मॉर्निंग। तो एक तो बात है जो सबको मालूम है कि भारत बहुत सारा कच्चा तेल आयात करता है, तो वो हमारी वनरेबिलिटी रहती है। वैसे अगर देखें तो $100 ऑयल इतना भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इन द सेंस कि 17-18 साल पहले भी ये स्थिति आई थी, जब काफी लंबे समय तक क्रूड उतने साल पहले $100 के ऊपर था, और उस समय दुनिया में स्लो डाउन या रिसेशन चल रहा था, क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का टाइम था, और वो हम लोगों ने एक तरह से मैनेज कर लिया। तो ये जरूर है कि देखिए, अगर और आपने वो अपील की भी बात की, तो वो तो आप देखें तो उसमें जो जितनी भी चीजें हैं वो सही है कि हाँ, आपको फ्यूल कंजम्पशन कम करना चाहिए, और गोल्ड और फॉरेन ट्रैवल, जो भी आप जहाँ भी फॉरेन करेंसी यूज हो रही है। लेकिन इशू कहाँ आता है वो ये है कि आपने अगर खाली फ्यूल तक बात रखी तो वो एक बात हो जाती है, लेकिन आप ये बाकी के भी चीजों पर बात कर रहे हैं, तो वो एक मार्केट को सिग्नल भी जाता है। तो वो आप जितनी उसमें कटौती करेंगे वो फर्स्ट लेवल का इम्पैक्ट होता है, लेकिन दूसरे इम्पैक्ट होता है कि अगर आप करेंसी बाजार को देखें तो ये सिग्नल होता है कि शायद स्थिति जितना हम समझ रहे हैं उससे ज्यादा विकट है, उससे ज्यादा विषम है। तो वो सिग्नलिंग थोड़ा गड़बड़ा देती है। तो आप एक तरह से करेंसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कई बार उल्टा हो जाता है। और सोने पर तो पहले ड्यूटी ज्यादा थी, बीच में कम हुई, अब फिर बढ़ा दी। उससे ऑफ कोर्स उसमें जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट होता है कि स्मगलिंग बढ़ जाती है। तो ये तो है, लेकिन अंततः ये सब चीजें एक तरह से आप देखें तो ट्रांजिटरी होती हैं।
कुछ समय तक इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन उसके बाद आपको मार्केट पर आ जाना पड़ता है। और आप जियो पॉलिटिक्स पर, ये मैंने शायद पिछले महीने भी आपके चैनल पर कहा था कि आप 125 साल की हिस्ट्री देखें तो जियो पॉलिटिक्स पे रिएक्ट करने का बहुत फायदा होता नहीं। और मैं इसमें दोनों विश्व युद्ध भी सम्मिलित कर रही हूँ, और बाकी तो दो गल्फ वॉर और अफगानिस्तान और रशिया यूक्रेन, तो जो भी बाजार उसमें डायरेक्टली, जो देश उसमें डायरेक्टली लड़ नहीं रहे होते, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं। उस समय होता है लेकिन वो थोड़े दिन में वो खत्म हो जाता है। तो जहां तक बाजार का सवाल है, मेरा वही है कि आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें बने रहिए। अब अगर आप मार्केट के इंटरनल्स देखें तो ये थोड़ा अच्छा हुआ है कि अब मार्केट ब्रॉड हो गई है। जो 2025 में बिल्कुल ही उलट स्थिति थी कि इंडेक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन औसत स्टॉक एकदम अच्छा नहीं कर रहे थे। एक समय था कि खाली 15% स्टॉक, 20% स्टॉक ही आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब अप्रैल एंड में जो डेटा था उसमें करीब 60% स्टॉक्स इंडेक्स से बेहतर चल रहे हैं, तो वो थोड़ा ब्रॉड तो हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप तक भी पहुंचा है। तो ये तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें मार्केट का स्थिति तो वो एक चेंज हुआ है। तवीना मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और कल हमने आईटी के लिए मैम एक और बहुत ही खराब पेनफुल सेशन देखा, और ओपन एआई द्वारा जो वो एक डिप्लॉयमेंट कंपनी का अगर आप देखें जो लॉन्च था, आप क्लाइंट से सीधे जुड़ेंगे, है ना, ये आपको, इस खबर ने आपको कैसे प्रभावित किया? और आईटी पे भले ही आप लॉन्ग हो या ना हो, आपके पोर्टफोलियो में हो ना हो, पर इसका इम्पैक्ट क्या देखती हैं आप? हम आईटी कंपनीज हैं हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन ओवरवेट तो नहीं है हम। मार्केट वेट से थोड़ा कम होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी जितनी भी सो कॉल्ड एआई कंपनीज हैं वो अनाउंसमेंट्स के जोर पे चल रही हैं। तो जब भी खासकर उनको फंड रेजिंग करनी होती है या जस्ट की होती है तो वो ऐसा बोलती है कि हम बहुत सारा कुछ कर लेंगे। तो ठीक है, वो एक और प्लेयर हो सकता है आ जाए कि आप जो बोल रहे हैं कि क्लाइंट से डायरेक्टली हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अब देखिए उसके पीछे क्या सोच है कि अब आपकी समझ में ये तो आ गया कि क्लाइंट डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि आप एक तरह से एआई एजेंट को खुली छूट दे दें तो वो आपका पूरा सिस्टम को तोड़ फोड़ के रख सकता है, सारा डेटाबेस में सब कर सकता है, ऊपर से झूठ बोलता है। तो ये तो आपको इंटरमीडियरी चाहिए होगा। कोई भी सीटीओ, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, अपनी चाबी एआई को नहीं दे देगा, उसको तो चाहिए ही होगा बीच में। जैसे मतलब अभी बीच में आया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आएगा तो इन कंपनीज का बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्लाउड आ गया, डिजिटाइजेशन आ गया, तो पर ऐसा हुआ नहीं। और उसके पहले जाए तो Y2K पे बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो जो ऑबिचुअरी होती है वो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही लिखी गई है। एम्प्लॉयमेंट की बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है ये इंडियन आईटी सर्विसेज इसको तो पिवट कर लेंगी। और दूसरी बात है कि अभी भी आप टोटल टेक्नोलॉजी स्पेंड जो क्लाइंट्स का है वो देखें तो वो अभी भी बजट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा। तो एक तरह से वो पाई का साइज तो अभी बढ़ ही रहा है। बिल्कुल देवीना जी, वो एक मीम चल रहा है मार्केट में आजकल की, कोई ऐसे पूछता है कि ये मशरूम पॉइजनस है क्या, वो बोलता है कि नहीं नहीं है, वो खा के डेथ हो जाती है, बोलती है सॉरी इट वाज पॉइजनस, डू यू वांट मी टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पॉइजनस मशरूम्स देयर आर। तो वो रिस्क तो खैर हमेशा रहेगा एआई के साथ। अच्छा, इसके अलावा इस समय मार्केट में जैसा आपने बोला कि भारत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और क्योंकि आप एक बॉटम अप स्टॉक पिकर हैं, इस समय आपको अच्छी थीम्स क्या लग रही हैं? कोई स्पेसिफिक आइडियाज़ जो आपके जहन में हो इस समय? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि भारत पर इम्पैक्ट नहीं होगा। जो जियो पॉलिटिक्स से जो कमोडिटी प्राइस पे इम्पैक्ट होता है वहां तो डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट होता ही है। हम लोग इतना तेल आयात करते हैं, बट इट्स नॉट एज आई सेड कि हम लोगों ने पहले भी ये नेविगेट किया है। मैं खाली ये कह रही थी, ऐसा नहीं है कि कमोडिटी प्राइस ऊपर जाने से कंपनी प्रॉफिट्स को भी और आप मैक्रो स्थिति को भी, दोनों को इम्पैक्ट होता है। जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग करीब 2 साल से ऑटो कंपोनेंट्स, फिर ऑटो, फिर और फार्मा हेल्थ केयर पे ओवरवेट रहे हैं। वो बना हुआ है। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की आपने बात की, हाँ वो तो मतलब केमिकल्स में भी है, एफएमसीजी में भी और चीजों में भी है। एक एज अ पैटर्न जो नजर आ रहा है वो पावर इक्विपमेंट और पावर में शायद उसके पीछे इतने डेटा सेंटर लगने का भी कुछ हाथ है, लेकिन वो सेगमेंट पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर आपको कुछ नई चीज के बारे में बोले तो वहां पर
हम लोग देख रहे हैं। और बाकी तो जैसा मैंने बोला, जो पुराने ओवरवेट हैं वो बने हुए हैं। अभी भी हमारा पीएसयू बैंक्स में प्राइवेट बैंक से ज़्यादा निवेश होगा, तो ओवरऑल बैंकिंग पे हम लोग ओवरवेट नहीं है। ओके चलिए, तो ये होगा आपका बैंकिंग पे भी एक टेक। अच्छा मैम, इस बार जो एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स आए, एंड मोस्ट स्पेशली मैं इनफैक्ट थोड़ा सा एक चार्टिकली इसको प्रेजेंट करने की कोशिश भी कर रहा था, देयर वॉल्यूम्स नंबर्स रूरल में अर्बन में दोनों, जिस तरह से उन्होंने जो थ्रस्ट जनरेट किया है इस बार, आपको प्रभावित किया एफएमसीजी ने इस बार? आपका टेक क्या मैम इस वक्त Q4 के नंबर्स के बाद? देखिए, एफएमसीजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये पेट्रोकेमिकल के प्राइसेस ऊपर जाने से असर पड़ता है नेगेटिव मार्जिन्स पे, बिकॉज काफी पेट्रोकेमिकल का यूजेज है, तो वो बना हुआ है। तो उन्होंने बोला भी है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कुछ हद तक वो ही होता है कि आपके पास आपका जो 100 ग्राम का पैकेट है उसको आप 80 ग्राम का कर देते हैं, दाम वही रखते हैं, या कभी दाम बढ़ा देते हैं 100 ग्राम के पैकेट के। तो वो तो कुछ हद तक चल ही रहा है। अब कुछ हद तक उसका दारोमदार इस पर भी है कि इस बार मॉनसून कैसा रहता है। तो वो लेकिन अब आप एफएमसीजी को देखें तो काफी लंबा समय अंडर परफॉर्मेंस का भी हो गया है, तो उसमें कोई ना कोई आइडियाज आते रहते हैं हमारे सिस्टम में कि कुछ अच्छा लगता है, वो कुछ ना कुछ मिलता भी रहता है। ओके चलिए दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दो बड़े एक्सीडेंट्स की। जी हाँ, टाटा पावर और टोरेंट पावर दोनों में गिरावट है। आशीष से समझते हैं क्यों। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट के साथ फिलहाल के लिए कारोबार कर रहे हैं। और सबसे पहले टाटा पावर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो नतीजे काफ़ी अनुमान से कम देखने को मिले। अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें तो अनुमान से 14% है और एबिटा का आंकड़ा 13% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि जिस प्रकार से गाइडेंस यहाँ पर दी गई थी केपेक्स के लिए FY26 की, वो अचीव नहीं हो पाई। दरअसल आप देखें तो 22,000 करोड़ का गाइडेंस था, इसके मुकाबले 13,000 करोड़ के खर्च यहाँ पर देखने को मिले। अब टाटा पावर में आप देखेंगे वैसे तो स्टॉक हल्का सा ऑफ लोज भी हुआ है, लेकिन इसके अनुमान में भी हमने कहा था कि आपको बियॉन्ड नंबर्स स्टॉक को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है, हालांकि स्टॉक नीचे है, लेकिन अगर आप देखें तो इनका जो रूफटॉप सोलार बिजनेस है ये छोटे बेस के चलते डबल की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इसमें FY27 में, FY25 से 26 में तो डबल की ग्रोथ आ गई, लेकिन FY26 से 27 में आप देखें तो 50 से लेकर 60% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और वर्टिकल कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 20% का मार्केट शेयर अगले 3 साल में टारगेट करके चल रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो FY27 इस लिहाज से भी बढ़िया होगा क्योंकि मुंद्रा पावर प्लांट का PPA हो चुका है। और साथ में देखें तो जो ओडिशा के डिस्कॉम्स हैं यहाँ से भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइडेंस बहुत अच्छी है, हालांकि नंबर्स आप देखें तो नतीजों के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं टोरेंट पावर की। तो दरअसल जो टोरेंट पावर के थर्मल प्लांट्स हैं वो LNG से चलते हैं और फिलहाल के लिए आप देखें तो मार्केट में इसी थीम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी बता रही है कि LNG की सप्लाई उनके पास सफिशिएंट क्वार्टर के दौरान भी देखने को मिली थी, आगे भी अवेलेबिलिटी का भरोसा यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मार्केट को चिंता है कि आगे जाके क्या होगा, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो सकता है, प्राइजेस को लेकर थोड़े से संदेह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब FY27 के लिए 8,720 करोड़ के केपेक्स की गाइडेंस दी है और ये कंपनी भी ट्रांजिशन कर रही है अब थर्मल से पूरी तरीके से रिन्यूएबल्स में जाने के लिए। और खासतौर पर अगर आप देखें तो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज जो प्लांट्स है इसको लेकर कंपनी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। लेकिन नंबर्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर नज़र आए। आप रेवेन्यू में 70% की गिरावट, माफ़ कीजिएगा, मुनाफे में तकरीबन 70% की गिरावट, रेवेन्यू घटी 1%, एबिटा में तकरीबन 2% की मूव है और मार्जिन्स लगभग स्टेबल देखने को मिले। लेकिन आउटलुक को लेकर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा वरीड है और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट। शुक्रिया आप आशीष। मीन भाई, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी एक्सक्लूसिव CNBC आवाज़ की। इस स्कीम की काफ़ी समय से वेट हो रही थी। 37,500 करोड़ रुपए की कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम, इसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। देखिए इसमें कोल इंडिया मेन आपके लिए फोकस में रहेगा और ये जो है ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टोरी है। मोर देन एनीथिंग एल्स हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आगे कोल को किस तरीके से कोल गैसिफिकेशन किया जाए और उससे कैसे इंपोर्ट को कट किया जा सके, ये उससे रिलेटेड स्टोरी है। और ये आज जो कैबिनेट मीट है
उसमें इसका अप्रूवल पेंडिंग है। ये काफ़ी समय से कोल मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर कर चुका है, लेकिन कैबिनेट से अप्रूवल मिलना बाकी था। तो आज कैबिनेट से इस पर अप्रूवल मिल सकता है। कुछ ही देर में रोहन को जोड़ेंगे। हालांकि खबर लक्ष्मण जी ने ब्रेक की, लेकिन डिटेल्स रोहन के पास है तो उनसे जानेंगे। लेकिन अभी के लिए काम करते हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे उनकी ट्रेड्स ले लेते हैं। सहज जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका व्यू मार्केट पर और आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। सो काफी करेक्शन रहा है मार्केट में शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद आज थोड़ा संभला है बाजार। आई थिंक बड़े करेक्शन के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन ऑब्वियस है। एक रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए 23,760 23,760 क्रॉस करना काफी आवश्यक है बाजार को। अदरवाइज एक लिमिटेड अपसाइड कंसोलिडेशन वाला सेटअप कंटिन्यू रह सकता है। सो एग्रेसिव ट्रेडिंग 23,760 के ऊपर ही करना है हमें। और मे सीरीज में हमें लग रहा है ओवरऑल थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट ने अपने क्रिटिकल 24,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ रिएक्ट किया है ऑन द बैक ऑफ न्यूज, कंसोलिडेशन रहने की आवश्यक पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो मार्केट को लेके ये व्यू है, पॉजिटिविटी के लिए 23,760 सस्टेनेबल हो सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिकली यदि बात करें तो आई थिंक एक प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अच्छा खासा करेक्ट होके नीचे अपने प्रीवियस बॉटम के सपोर्ट के पास आया, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो करंट प्राइस पे उसको बाय कर सकते हैं 725 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ में 800 तक का टारगेट। अगेन क्योंकि फ्रंट लाइन है, मार्केट में ब्रॉड वोलेटिलिटी है, थोड़ा सेंस ऑफ सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। और दूसरा मुझे HUL में एक सप्लाई लाइन है उसका 2300 के रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे प्योर फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 2300 का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ में 2150 तक का शॉर्ट ट्रेड नजर आ रहा है। तो ये दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फिलहाल में मार्केट में अच्छी लग रही है, और निफ्टी का जैसे मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया। ओके, चलिए शुक्रिया आप सहज जी ये पूरी जानकारी सामने रखने के लिए। अब ये जो खबर ब्रेक हो रही है इस पर रोहन को जोड़ लेते हैं। रोहन, गुड मॉर्निंग, दीजिए पूरी खबर। जी गुड मॉर्निंग। सरकार आज जो कैबिनेट है वो कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम को बढ़ावा दे सकती है। जो कुल राशि प्रस्तावित है वो है 37,500 करोड़ रुपए की ये स्कीम है, और इसमें जो घरेलू कोयला होता है उससे गैस, यूरिया और केमिकल जैसे जो केमिकल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बनाई जाएगी। दरअसल सरकार की जो कोशिश है कि जो ऊर्जा पर जो निर्भरता है बाहर में उससे कम की जा सके, इसके लिए इस पे काफी काम हो रहा है। और इसमें जो मौजूदा जो स्कीम अभी ऑलरेडी है उसके मुकाबले इस नई स्कीम में करीब 4 गुना जो राशि है 4 टाइम्स ये बढ़ सकती है। और जो लक्ष्य रखा जाएगा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसिफिकेशन की जो क्षमता है उसे विकसित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस कोयला गैसिफिकेशन से जो सिंथेटिक गैस है जिसे हम सिन गैस कहते हैं वो तैयार होती है। इसका इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर या केमिकल या एनर्जी के कई सेक्टर्स में होता है। तो इसको लेकर बढ़ावा देने की ये पूरी कोशिश है जिस पर कैबिनेट की जो है मंजूरी है वो लग सकती है। और इसमें जो फोकस रहेगा वो प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रहेगा। कोल इंडिया समेत कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें ऑलरेडी पहले से काम कर रही है, तो उन पर फोकस रहने जा रहा है। और कोशिश किया जाएगा कि जो ट्रेडिशनल यूज होता है उसके आगे जो वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ाया जा सके। गैसिफिकेशन से मीथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ाया जा सके। तो इस पर जो है मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की। चलिए शुक्रिया रोहन। तो ये इस समय एक कैबिनेट से जो आज अप्रूवल आएगा उसको लेकर एक खबर इस शो को समेट रहे हैं। और मार्केट अगर आप देखें तो अब डे हाई के करीब बढ़ता हुआ, जी हाँ, एक अच्छी रिकवरी डे लो से निफ्टी पर अब हम आ गए हैं करीब 23,465 पर। डे हाई था सुबह का 23,503। तो ब्यूटीफुली मार्केट ने दोनों रेंज को रिस्पेक्ट किया। पहले एक सेल ट्रेड को रिस्पेक्ट किया, फिर बाय ट्रेड को रिस्पेक्ट करा। और आज की अच्छी बात, मिड कैप में लौटी है वापस रौनक। वो एक दिन की गिरावट के बाद मिड कैप वापस 1% ऊपर। एडवांस लाइन अच्छा है, करीब 2:1 का 2.5:1 का हो गया। अब तो थोड़ा सा गैप बढ़ा है, ये अच्छी चीज़। चलिए शो को समेट रहे हैं और इसके बाद आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।